हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम न्यूज़ अपडेट के सेक्शन में बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि क्यों। ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त क्रांति भी कहलाता है और हम जानते हैं कि अगस्त का महीना चल भी रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट न्यूज़ में क्यों था और क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो यस, वाई वॉज इट इन न्यूज़? ऑब्वियसली ये जो साल है ये 78th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। अगस्त 8 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में यहाँ पे एक तरीके से सामने आया था एंड इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसके 78th एनिवर्सरी के तौर पर आप देखेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यहाँ पर उसी क्विट इंडिया मूवमेंट की स्पिरिट को रिवाइव करने के बारे में कहा है। करेंगे और करके रहेंगे, ये स्लोगन जो है उनके द्वारा सामने रखा गया, विच वो इज़ वेरी सिमिलर टू करो या मरो का नारा जो कि गांधी जी के द्वारा रखा गया था सामने। सो हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट आखिर क्या था और उससे जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं। बेसिकली करेंगे और करके दिखाएंगे ये स्लोगन जो सामने रखा गया है, ये न्यू इंडिया 2020 के 22 तक न्यू इंडिया को क्रिएट करने के बारे में उसी से जुड़ा हुआ है, उस अचीव को गोल करने से जुड़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये आखिर क्यों शुरू किया गया, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आखिर क्यों हुई। तो सबसे पहला जो कारण है वो है वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ जैसे ही आप देखते हैं कि जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर अटैक किया वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई और बिना इंडिया की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पूछे जो कि सत्ता में थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो है इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ा इशू तो यही था। उस समय 1937 के इलेक्शंस की वजह से कांग्रेस जो है वो 11 में से 7 प्रोविंसीज में यहाँ पर सत्ता बनाकर बैठी थी। एक तरह से पूरे भारत को वो रिप्रेजेंट भी कर रही थी और कांग्रेस का मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए था, जबकि यहाँ एनॉनिमसली पूरी तरीके से यहाँ फैसला ले लिया गया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। सो ये एक बहुत बड़ा इशू था। एंड दूसरे तौर पर जापान का जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ शुरू हो गया। जापान जो है वो वेस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है और इस तरीके से जितने भी अलाइड नेशंस थे जैसे कि यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनके लिए खतरा मंडराने लगता है। तो यूएसए और फ्रांस पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन पर फोर्स बना रहे हैं कि आपको इंडिया को कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब वरना जापान का जो वेस्टर्न साइड से अटैक है वो इंडिया और इस तरह की बाकी की ब्रिटिश कॉलोनीज जो है उसको कैप्चर कर लेगा। तो इट वॉज रियली इम्पॉर्टेंट कि ब्रिटेन कोई भी ऐसा ऑफर यहाँ पे इंडियंस के सामने रखें जिसके ज़रिए इंडियंस जो हैं या फिर इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की साइड से पार्टिसिपेट करे और जापानीज़ का जो अटैक है उसको रेसिस्ट करे। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस पर्टिकुलर टाइम का और इसी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्रिटिश वॉर है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था बेसिकली, ना ही कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इवन ये मानना था कि हमें एक तरीके से इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही पावरफुल नेशंस के बीच में है एंड अगर उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। जर्मनी अगर जीत गया तो हम जर्मनी की कॉलोनी बन जाएंगे लेकिन हमारा स्टेटस कॉलोनी के तौर पर ही बना रहेगा। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन जो है वो फासिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ फाइट कर रहा है, जर्मनी के खिलाफ फाइट कर रहा है, इसके ज़रिए हम ब्रिटेन का शायद हृदय परिवर्तन भी कर पाए। वहीं
अगर हम यहाँ पे लेफ्ट विंग के कुछ लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स की बात करें तो उनका मानना था कि हमें इस दौरान, जब ब्रिटेन पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो गया है, पीछे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी चीज़ें शुरू करके यहाँ पर अपनी जीत को, अपनी यहाँ पर आज़ादी को छीन लेना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह के व्यूज़ थे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेशन करने को लेकर। लेकिन लास्ट में फाइनली यही डिसाइड किया गया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इवन कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी सीट से अपनी अपनी प्रोविंसीज में रिज़ाइन भी कर दिया और बहुत सी प्रोविंसीज में सरकार भी गिर गई। अब यहाँ ब्रिटेन के लिए खतरा मंडरा रहा था क्योंकि इंडिया किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में। उसी सपोर्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत भेजा क्रिप्स मिशन के साथ। ये क्रिप्स मिशन जो है वो कुछ ऑफर लेकर आया था इंडियंस के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो इस क्रिप्स मिशन में था वो था डोमिनियन स्टेटस। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी, भारत एक सोवरेन नेशन नहीं बन पाएगा, वो यहाँ पर एक तरह से ब्रिटिश क्राउन की सुजरेनिटी के अंडर ही होगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा इंडियनाइज किया जाएगा, लेकिन इंडिया का जो हेड होगा वो ब्रिटिश क्राउन ही होगा। लेकिन अगर इंडिया जो है वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता है तो उसको ब्रिटिश क्राउन से हर वक्त यहाँ पर रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्स मिशन में ये पहला ऑफर आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन ये भी कहता था कि यहाँ पे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की जाएगी अलग से, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में यहाँ पर काम करेगी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे और प्रिंसी स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे। इसके साथ इवन ये भी कहा गया कि कोई ऐसा अगर प्रोविंस है जो कि इंडियन डोमिनियन का पार्ट नहीं बनना चाहता, इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा उसका पार्ट नहीं रहना चाहता, उसके अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होना चाहता, तो वो एक सेपरेट डोमिनियन के तौर पर यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस के ही अंडर यहाँ अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकता है। इवन ये चीज़ भी यहाँ पर कही गई थी। तो यहाँ कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से रिजेक्ट किया। ऑब्वियसली सबसे पहला पॉइंट डोमिनियन स्टेटस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी। वहीं मुस्लिम लीग जो है उसने भी इस ऑफर को रिजेक्ट किया, बिकॉज अगर हम इस क्लॉज की बात करें जो कहता है कि देयर इज सम राइट, प्रोविंसेस को राइट दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपना सेपरेट डोमिनियन बना सकती हैं। हालांकि ये मुस्लिम लीग के हित में था क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने आप में 3 प्रोविंसेस को मिलाकर बनता। तो जितना ये थर्ड क्लॉज जो है वो पाकिस्तान के बनने के फेवर में था, मतलब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, उतना ही वो उसको तोड़ने के फेवर में भी था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और सिंध को मिलाकर बनता। तो अगर इन प्रोविंसीज में से भी कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता तो वो उस डोमिनियन से बाहर निकलकर अलग से प्रोविंस बना सकता था। तो इस वजह से मुस्लिम लीग यहाँ इम्प्लिसिटली नहीं बल्कि एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रपोजल में मेंशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ब्रिटेन की तरफ से कोई भी प्रपोजल अगर आ रहा है तो उसमें एक्सप्लिसिटली ये मेंशन होना चाहिए कि पाकिस्तान अलग से एक डोमिनियन बनेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, और जैसे ही सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो भारत से वापस जाते हैं वैसे ही यहाँ पर तय किया गया कि हम एक मूवमेंट चलाएंगे। ये जो डिसीजन था ये वार्धा सेशन में लिया गया, वार्धा सेशन 1942 में। बेसिकली क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था, एंड यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मेंबर्स थे ये जो वार्धा सेशन में आए थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग, जुलाई के महीने में ये मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पैन इंडिया मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और वो जो मूवमेंट है वो यहाँ पर ऑब्वियसली लीड किया जाएगा गांधी जी के द्वारा। अभी उसका स्वरूप तय नहीं हुआ था कि वो मूवमेंट कैसा होगा, लेकिन ये ज़रूर तय कर लिया गया था कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स का जो मिशन था, जो भी उनके प्रपोजल थे, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेशन, हमें भारत को घसीटा जाना, यहाँ पर बाकी भी बहुत से ऑफर्स थे, उन सबको रिजेक्ट करते हुए हम इस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। तो वार्धा रेजोल्यूशन में बस ये चीज़ तय की गई थी कि देयर विल बी सम मूवमेंट जो हम स्टार्ट करेंगे, बट उसका स्वरूप, उसका नेचर जो है वो क्लियर नहीं था।
लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेशन हुआ वो अगस्त में हुआ। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी माना जाता है वो 1942 का। और ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये बॉम्बे में हुआ था, अगस्त में हुआ था। एंड इसी वजह से इसी में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम लोग जो मूवमेंट चलाने वाले हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वाले हैं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले हैं। अभी इसी वक्त ब्रिटिशर्स को भारत को छोड़ना होगा। क्योंकि अगस्त में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ओके, सो ये अगस्त का जो महीना चल रहा है वो उसी अगस्त क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसी क्रांति में, इसी मूवमेंट में गांधी जी जो है उन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा, स्लोगन भी दिया था। यहाँ इस रेजोल्यूशन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें थी कि ब्रिटिशर्स को अभी इमीडिएटली यहाँ पर भारत जो है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी होगी और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर पावर्स पास ऑन करनी पड़ेगी। एंड इसी के बदले ऑब्वियसली इंडिया जो है वो नाजिज्म के खिलाफ ब्रिटेन को फाइट करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इस पर्टिकुलर क्विट इंडिया मूवमेंट का कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये 9 अगस्त को शुरू होता, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही जितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे इंक्लूडिंग गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को रातों रात अरेस्ट कर लिया गया ताकि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये यहाँ पर ना हो सके। बट उसके बावजूद बिना इन प्रोमिनेंट लीडर्स के भी ये मूवमेंट जो है वो मास लेवल पर यहाँ पर होकर रहा। इवन यहाँ पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, मैसिव लेवल पर यहाँ पर पब्लिक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। स्टूडेंट्स को धमकी दी जा रही है कि उन्हें उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं करने दी जाएगी, उसके बावजूद वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, यूथ हो, महिलाएं हो, मार्केट्स को बंद किया जा रहा है, यहाँ पर हर तरफ करो या मरो के नारे लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम लीग ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट किया था, बट मुस्लिम्स जो हैं वो अपने लेवल पर इन प्रोटेस्टर्स को शेल्टर देकर इनडायरेक्ट तरीके से इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इससे जुड़े हुए बहुत से दूसरे इवेंट्स भी हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड रेडियो। अंडरग्राउंड रेडियो के ज़रिए यहाँ पर जो मासेस हैं उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा रहा था, उन्हें गाइड किया जा रहा था। ये अंडरग्राउंड रेडियो जो है इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ दूसरी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी थी जिसमें कुछ लोकल लीडर्स जो है वो इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को गाइड कर रहे थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, बिजू पटनायक। ट्राइब्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। सो यू कैन सी दिस थिंग कि कितना बेहतरीन ये मूवमेंट था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एज आई टोल्ड यू कि इसमें कोई प्रोमिनेंट लीडर है ही नहीं। जितने भी लीडर्स अपने अब तक आपने सुने हैं एज फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल, वो इस मूवमेंट से पहले ही अरेस्ट कर लिए गए थे। ये पूरा मूवमेंट लोकल लीडर्स के नक्शे कदमों पर, या फिर अगर हम कहें लोकल लीडर्स की लीडरशिप के अंडर ही यहाँ पर चलाया गया। यहाँ पे बहुत से पैरेलल गवर्नमेंट के लीडर्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि पैरेलल गवर्नमेंट होती क्या है। बेसिकली आप क्या देखेंगे कि ऑब्वियसली प्रोविंस जो हैं उन प्रोविंसीज पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती नहीं, लेकिन लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर कुछ ऐसी भी सरकारें थी जो इलीगल थी लेकिन पैरेलली चलती थी और वो उस लोकल लेवल पर उस एरिया को एडमिनिस्टर भी करती थी। तो उन लोकल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इस पूरे मूवमेंट को लीड किया अपने अपने लेवल पर। तो आपको बलिया में देखने को मिलेगा चीटू पांडे, फिर सतारा एरिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट थी जो प्रति सरकार कहलाती थी जिसके लीडर नाना पाटिल, वाई.बी. चौहान थे। फिर तमलुक मिदनापुर बंगाल में आपको जातीय सरकार और उसके लीडर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस किया, मास लेवल पर यहाँ पर लोगों को मारा गया,
यहाँ पर बहुत हद तक मीडिया जो है उसको बैन किया गया, यहाँ पर मारपीट हुई, काफ़ी जगहों पे मिलिट्री रूल लगाया गया, यहाँ पर सेक्शन 144 यानी 144 लगाया गया, प्रेस जो है उसको दबाया गया। इस पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये मूवमेंट अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था। फिर उसके बावजूद क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ठंडा पड़ा, इसके पीछे का कारण है फेमाइन। अगले ही साल 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1943 में आपको यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों में और ज़्यादातर बंगाल वाले रीजन में अकाल पड़ता हुआ देखने को मिलता है। फेमाइन की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है उन्हें घरों की ओर लौटना पड़ता है और ये मूवमेंट धीरे धीरे करके ठंडा पड़ जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, जिसमें ये देखा गया कि हर मूवमेंट को चलाने के लिए आपको नामी गिनामी चेहरों की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर लोकल जनता तय कर ले तो वो एक मूवमेंट के ज़रिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और ये जो अगस्त है, ये जो पर्टिकुलर महीना है, ये इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम है। तो 8 अगस्त को यहाँ पे 78th एनिवर्सरी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की, अगस्त क्रांति की, सेलिब्रेट की गई और इसी वजह से ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था। ओके, सो इस वजह से हमने न्यूज़ अपडेट में इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा। इसके साथ साथ यस, मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर। मेरे साथ साथ बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। हम सब मिलकर यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ अनअकैडमी प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिविजिट 10, ये जो मेरा आप रेफरल कोड देख रहे हैं, इसके ज़रिए आपको अनअकैडमी प्लस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यस, तो ये था आज का मॉड्यूल। इस चैनल को हिस्ट्री, यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।